अल्लाह के नाम से इस प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद रिज़वी। आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल करता हूँ प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते में। जी हाँ नाज़रीन, हम तमाम लोग जानते हैं कि जब भी मई और जून का महीना आता है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और इसकी तैयारी ज़ोरों शोर से लोग करते हैं। और जून जुलाई का जब महीना आता है तो एडमिशन होता है और एक नई शुरुआत होती है। लेकिन जब फ़ैब और मार्च का महीना आता है तो एक और नई शुरुआत होती है हमारी ज़िंदगी की। ख़ासकर 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें तो क्या आपका बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है या आप इसकी तैयारी कर रहे हैं? आपको पता होगा कि किस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम के लिए लोग तैयारी करते हैं। उम्मीद करेंगे कि आज जो प्रोग्राम हम लोग करने वाले हैं इसमें हम लोग कोशिश ये करेंगे कि आपके एग्ज़ाम को और बेस्ट बनाने की हम लोग कोशिश कर सकें, कुछ ऐसी टिप्स आपको आज के प्रोग्राम के ज़रिए दें। उससे पहले आइए शो पर मुलाकात करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को और सवाल के जवाब देते हैं जनाब आमिर अंसारी साहब। तो उनका इस शो पर इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर। सर एग्ज़ामिनेशन का दौर है, फ़ैब और मार्च एक ऐसा दौर है जहाँ पर लोग एग्ज़ाम की ज़ोरों शोर से तैयारी करते हैं। मैं सवाल को बहुत छोटा करना चाहूँगा क्योंकि हर लोग यही सवाल सोचते हैं कि एग्ज़ाम ही क्यों देना पड़ता है जब हम पूरे साल पढ़ाई कर लेते हैं, प्रैक्टिकल हो जाता है, हमारे पास नॉलेज आ जाती है, तो एग्ज़ाम की ज़रूरत क्यों है सर? जी बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी। आप ये कहना चाह रहे हैं, हमारे बच्चों की दिल की आवाज़ भी होती है कभी कभी। वो ये सोचते हैं कि पढ़ाने वाला पढ़ा दे, सीखने वाला सीख ले और बस उसके बाद चीज़ें जब सीख ली जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि इम्तिहान की कोई ज़रूरत वहाँ पर महसूस नहीं होगी। तो ये सिस्टम किसने लाया और क्यों लाया कि इम्तिहानात होने चाहिए। लेकिन अगर आप हमारे पूरे एकेडमिक सिस्टम को और ज़िंदगी के हमारे पूरे निज़ाम को आप समझें और देखें, फितरी तौर पर इम्तिहानात जो है वो हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जी। हम ये समझते हैं कि पेपर पेंसिल से कोई चीज़ लिखना उसको इम्तिहान कहा जाता है, या अभी जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे फ़ैब में मार्च में उसी को एग्ज़ाम कहा जाता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो ज़िंदगी के हर मतलब ट्रायंगल में और या ज़िंदगी के हर पल में आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी इम्तिहान का सामना करना है। हर शोबे में इम्तिहान है, हर शोबे में इम्तिहान है। तो सबसे पहले तो बच्चे इस बात को समझ लें कि इम्तिहान इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। आप उसको ऐसा ना समझें कि ये एक स्ट्रेस है, एक टेंशन है, या डरने की भी ज़रूरत नहीं है। डरने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए इम्तिहानात जो है वो इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि अगर आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, आप बहुत अच्छे सिंगर हैं या आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, जब तक वो डिस्प्ले नहीं होगी, जब तक वो जज नहीं की जाएगी, जब तक वो लोगों के सामने नहीं आएगी, वो सलाहियत आपके अंदर है या नहीं इसका पता नहीं चलता। तो इम्तिहान या एग्ज़ाम जो एक प्लेटफॉर्म देता है हर एक शख्स को कि वो अपनी सलाहियतों को पेश करे। बिल्कुल बिल्कुल। और एग्ज़ाम में यही होता है कि चंद सवालात होते हैं, कुछ इंटरव्यूज़ होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं और उसमें एक स्टूडेंट को जो कुछ भी उसने सीखा है, सलाहियतें जो कुछ भी उसके पास है, उनका इजहार करता है वो। और उस पर जो है वो कुछ मार्क्स दिए जाते हैं, कुछ मार्क्स की स्कीम होती है, उस पर कुछ उनको नंबर मिलते हैं, किसी को ज़्यादा मिलते हैं, किसी को कम मिलते हैं। तो आज का जो इम्तिहान वाला जो हमारा प्रोग्राम है इसमें बच्चे बिल्कुल तनाव और टेंशन में जो है तो वो अपने टेंशन को निकाल दे। तो पहले तो इस सेशन को भरपूर मतलब तवज्जो के साथ सुने, समझे, ताकि वो डर और खौफ इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के एंड तक के निकल जाए। बिकॉज़ हम लोग ने बहुत पहले सुना था कि जब हम पेपर को, एग्ज़ाम को अपना दोस्त बना लेते हैं तो हमें समझ में आएगा कि क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। सर जब एग्ज़ाम का दौर आता है तो एक चीज़ जो बहुत कॉमन है वो ये होती है कि टेंशन इंक्रीज़ होने लगता है जैसे जैसे वक्त करीब आता है और हर बच्चे में एक टेंशन, एक अलग किस्म का टेंशन पाया जाता है और साथ ही साथ माँ बाप के अंदर भी टेंशन होता है, उसके बारे में हम बाद में सवाल करेंगे। लेकिन जो टेंशन बढ़ रहा है धीमे धीमे एग्ज़ाम की डेट करीब आ रही है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? साजिद साहब, मैं सबसे पहले तो हमारे स्टूडेंट्स को जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे ये कहूँगा कि टेंशन लीजिए थोड़ा सा। अच्छा। क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स बहुत रिलैक्स्ड हैं। कुछ स्टूडेंट्स वाकई टेंस हैं
बट मैक्सिमम ये मेजॉरिटी हमारे स्टूडेंट्स जो है उनके दिल और दिमाग में शायद अभी तक इम्तिहान का वो प्रेशर महसूस नहीं कर रहे। नहीं, इम्तिहान का ना हो लेकिन सोसाइटी का प्रेशर और उसका टेंशन ज़्यादा है शायद। हाँ, सोसाइटी का प्रेशर होगा। अगर टेंशन पढ़ाई का हो तो इंसान पढ़ाई करे थोड़ा बहुत। जी जी जी। तो थोड़ा सा टेंशन लेना या तनाव होना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे अगर दौड़ का मुकाबला हो और दौड़ के मुकाबले में अगर 10 लोग दौड़ रहे हों और कोई आपसे ये कहे कि अरे आप इत्मीनान रखिए, कोई मसला नहीं है, टेंशन की बात नहीं है, जो जीतेगा जीतेगा, तो उस वक्त वो ये डायलॉग शायद उनके काम ना आए। उस वक्त थोड़ा सा तनाव जो हमारे जिस्म को, हमारी हर चीज़ को, हर हरकत को जो है वो साथ देता है। पॉजिटिव वे में हमको देखना चाहिए इस बात को कि हम इस वक्त जिस माहौल में हैं कि आइंदा 1 महीने में, एक 45 दिनों के बाद, किसी का 40 दिनों के बाद, किसी का 20-25 दिनों के बाद जो इम्तिहान होने वाला है, ये उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल। और इस तरह के टर्निंग पॉइंट्स बार बार लाइफ में आएंगे, बट ये अब स्टेज है कि आपको कुछ प्रूव करना है, अपनी सलाहियतों को दिखाना है, बताना है। तो इसको थोड़ा सा आप अपने आप को संवारिए, समझाइए अपने दिमाग को, अपने जिस्म को कि अब इस काम में वो लग जाए। ओके। और एग्ज़ाम की जहाँ तक बात है तो बच्चे इससे डरे ना। देखिए, इम्तिहानात तो बहुत पहले से शुरू हो गए। आप अगर अभी 10th में हैं और हो सकता है कुछ बच्चे ये कहें कि सर 2 साल से तो इम्तिहानात सही तरीके से हुए नहीं, तो हम अब इम्तिहान देंगे तो थोड़ा सा डर और प्रेशर है। लेकिन मैं उनसे ये कहूँगा कि 8th स्टैंडर्ड तक तो आपने एग्ज़ाम दिया है, बिल्कुल, आपने राइटिंग एग्ज़ाम दिया है, और हर साल में कम से कम 2 इम्तिहान तो होते हैं जी। तो 16 मरतबा एक चीज़ आप कर चुके हैं, तो 17वीं मरतबा समझ लीजिए फिर करने में क्या प्रॉब्लम है। जो 12वीं में है उन्होंने तो कई मरतबा एग्जाम्स दिए जी। तो एग्जाम से डरने की ज़रूरत नहीं है। उनसे दोस्ती करने की ज़रूरत है, उसका इंतज़ार करने की ज़रूरत है। अब बचपन से इम्तिहानात दिए, जब आपने छोटे चीज़ें कुछ सीखी थी, पोएम सीखी थी, तो अब्बू ने कहा था कि बेटा मेरे दोस्त हैं, इनके सामने वो पोएम नज्म सुनाकर बताइए, तो आपने सुनाया होगा। तो वो भी तो एक इम्तिहान था, शायद आपको याद नहीं है। हर कदम पे एक इम्तिहान देना पड़ता है। ओके, तो इम्तिहान से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सर ने बहुत अच्छी बात बताया है आप तमाम को कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी के हर मोड़ पे हम लोग कहीं ना कहीं इम्तिहान देते रहते हैं और आने वाले दिन में भी देना ही पड़ेगा। सर, लेकिन एक बेसिक सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक जो हम लोगों की पढ़ाई हो रही थी वो ऑनलाइन हो रही थी। अब एग्ज़ाम हमें 10th और 12th का ऑफलाइन देना है, तो जो लिखने की प्रैक्टिस होती थी साल भर, 1 साल 2 साल जो हम लोग करते थे, वो काफ़ी अच्छी हो जाती थी। लेकिन अब इस टाइम में समय कम है और प्रैक्टिस बहुत कम हम लोगों ने किया है। इस पर क्या नज़रिया है आपका? देखिए, ये फैक्ट है कि 2 साल के दौरान जो ऑनलाइन टीचिंग हुई है, ऑनलाइन लर्निंग हुई है, उसमें कहीं ना कहीं राइटिंग स्किल या जिसको हम लोग तहरीरी महारत कहते हैं, वो उस पर कुछ ना कुछ असर पड़ा है जी। और जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र स्टेट ने इस मरतबा जो टाइम टेबल अपना बोर्ड का दिया है 10th स्टैंडर्ड के लिए, उसमें उन्होंने हाफ एन आवर ज़्यादा दिया है। अच्छा, मतलब ओके। 2 घंटे के पेपर में उनको 15 SSC और HSC दोनों के लिए नहीं, अभी 10वीं का टाइम टेबल मैंने देखा है, जिसके अंदर आधा घंटा ज़्यादा है। 3 घंटे के पेपर में हाफ एन आवर ज़्यादा है, 20 मिनट ज़्यादा है 2 घंटे के पेपर में। ओके। और उसकी वजह यही है कि कहीं ना कहीं ये जो राइटिंग स्किल थोड़ी सी कम हुई है, या लेट थोड़ा सा हमारा काम भी चल रहा है। टाइम ज़्यादा है तो क्वेश्चन ज़्यादा है, ऐसा नहीं है ना? नहीं, बल्कि पैटर्न भी वही है, पैटर्न सब कुछ वही है। बल्कि इनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि सिलेबस 25% कम है, रिड्यूस्ड है। अच्छा, और मतलब ये तो एक अच्छी बात है। पढ़ाई इनकी साल भर समझिए पूरी हुई है, वैसे ही दिन उतने ही इनको मिले हैं, और इम्तिहान कम पोर्शन का देना है। तो इसको एडवांटेज समझ, तो ये भी बता दिया गया है ना कि 25% कौन से चैप्टर आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। जी, ये सबको पता है। ये डिसीजन बोर्ड ने लिया है, अलग अलग बोर्ड ने। जैसे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है, CBSE के पैटर्न में भी कुछ चीज़ें आई हैं, तो उनके बोर्ड की वेबसाइट्स जो है उन पर ये सारे जो पोर्शन को हज़फ किया गया है, कम किया गया है, वो चीज़ें ऑलरेडी मौजूद है। और CBSE ने अपना सिस्टम दूसरा रखा है, उन्होंने टर्म वाइज जो है वो अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करना है, तय किया है इस साल के लिए कि 50% उन्होंने पढ़ाकर एक एग्ज़ाम ऑलरेडी ले चुका है। अभी सेकंड उनका 50% एग्ज़ाम होगा और कंबाइन उनका रिजल्ट आएगा। और लेकिन ये स्टेट बोर्ड के साथ ऐसा नहीं है। नहीं, स्टेट बोर्ड के साथ में अच्छी बात ये कि जो मैंने कहा कि 25% रिड्यूस हो गया है जी। सर, इस दौरान एक चीज़ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फॉर एग्जांपल रूमर्स की अगर हम बात करें तो जब एग्ज़ाम जैसे ऐसे करीब आता है तो दोस्तों से मुलाकात होती है, कोई टीचर से मुलाकात होती है, कोई स्कॉलर से मुलाकात होती है, प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट से मुलाकात होती है।
तो लोग बहुत सारी रूमर्स, ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है। ऐसे में जो अच्छे बच्चे होते हैं, वो जो बहुत सारी पढ़ाई किए होते हैं, वो भी इस चक्कर में लग जाते हैं कि चलो अच्छा जो पढ़ाई किया उसको छोड़ो, अभी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान दो। इस पर क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे वक्त में इम्पोर्टेंस के लिए भागना कि नहीं यही आने वाला है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, इसको किस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है, ये जो आपने बात कही कि इम्पोर्टेंट क्या है और क्या आने वाला, इस पर डिस्कशन तो होगा ही, होता भी है। एक चीज़ और अभी रूमर की शक्ल में जब से ये हमारा सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है, कुछ क्लिप्स आ जाते हैं सोशल मीडिया पे, और वो क्लिप्स जो होते हैं वो पिछले साल के होते हैं। जैसे पिछले साल एग्जाम कैंसिल हो गया था, अब कोई एक न्यूज़ चैनल का कोई बंदा क्लिप निकाला, उसको चला दिया सोशल मीडिया पे कि इस साल एसएससी का एग्जाम कैंसिल। हुकूमत ने फैसला लिया, मिनिस्टर ने ऐसा बोला। अब उसमें डेट टाइम कुछ नहीं है, बैकग्राउंड पता नहीं है, और वो एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट, एक बच्चे से दूसरे बच्चे, एक स्कूल से दूसरा स्कूल, और एक रूमर फैलता चला जाता है। बिल्कुल। तो पहली बात तो मैं सबसे पहले पेरेंट्स से भी दरख्वास्त करूंगा, स्टूडेंट से भी दरख्वास्त करूंगा। देखिए, बोर्ड एग्जाम एक फॉर्मल एग्जाम है, कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पे ऐसे नहीं आएगी कि आपका एग्जाम है और आपका एग्जाम कैंसिल हो गया। आपके लिए एक प्रॉपर चैनल है स्कूल, स्कूल में हेडमास्टर्स हैं, स्कूल में टीचर्स हैं, स्कूल में रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। इस तरह की कोई चीज़ आपको मिलती है तो पहले ऑथेंटिसिटी उसकी मालूम करें, वहाँ से वेरीफाई करना ज़रूरी है। पहले आप तस्दीक करें खबर की कि वाकई इस तरह का कोई न्यूज़ है या नहीं, और इस तरह का न्यूज़ नहीं होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। हालात बहुत अच्छे हैं, बेहतर है जी। बिल्कुल। सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम लास्ट ईयर हुए, JEE भी हुआ, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 4 मरतबा होता था 3 मरतबा हुआ, नीट एग्ज़ाम हुआ, क्लैट एग्ज़ाम हुआ, सारे ऑलमोस्ट सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम मुनक़िद किए गए। फिर उस 2 मरतबा बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी हो चुके हैं, बड़े पैमाने पे उसको प्रैक्टिस करके देखा जा चुका है। तो स्टूडेंट्स दिमाग से ये बात निकाल दें कि एग्ज़ाम नहीं होगा। और दूसरी बात जो आपने कही कि एंड मोमेंट पे जो हमारे दोस्त यार हमको बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। हर तालिब इल्म को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, खुद एतमादी होनी चाहिए। ये जो इम्पोर्टेंट का चक्कर है, इससे बचना चाहिए। क्योंकि ये क्या होगा कि आपने जो पढ़ा है ना वो भी भूल जाएंगे आप। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे यही होता है कि आप एक पर्टिकुलर चैप्टर, पर्टिकुलर चीज़ को दोहरा रहे होते हैं, सिस्टमैटिकली इयादा कर रहे होते हैं, और कहीं से एक बोल, कहीं से एक पॉइंट आपको टिप मिलता है कि ठीक है ये तो आप पढ़ रहे हो बट ये इंपॉर्टेंट है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, इसको नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो पढ़ रहे हैं वो मुतासिर हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आखिरी लम्हे तक इस तरह की कोई भी चीज़, मतलब इस तरह के दोस्तों को भी आप अवॉइड करें जो लास्ट मोमेंट पे इस तरह का डिस्कशन, कुछ नोट्स बनाने लगते हैं फटाफट और फॉरवर्ड करने लगते हैं, तो आई थिंक इसको भी अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो हेल्दी डिस्कशन है, आप कंटेंट को लेकर डिस्कशन कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, बट बिल्कुल क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है उस पर आप पर्चों की नौइयत देखिए। देखिए, कोई भी बोर्ड का एग्जाम होता है वो एक तरतीब से मतलब लिखा जाता है, दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि कुछ भी उठाकर पूछ लिया जाता है। जो सालों से पूछा जा रहा है उसी पैटर्न पे कुछ नई चीज़ आएगी, उसी तरह के सवालात होंगे। निसाब ऑलरेडी डिक्लेयर्ड होता है, तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ कभी नहीं पूछी जाती। अच्छा सर, ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एवरीथिंग इन अ सिंगल डे स्टडी करना चाहते हैं कि आज ही हमको सारी चीज़ें पढ़ लेना है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक बच्चा एक दिन में सारी चीज़ें पढ़ ले? ये जो स्ट्रेस की असल वजह यही है कि हम ये चाहते हैं कि अब चूंकि वक्त कम है, इसके लिए हम सब चीज़ एक साथ में पढ़ें। जितना ज़्यादा आप देखिए, दिमाग अपने तरीके से काम करता है, ये नेचुरली ग्रो होता है। जब नींद हमको लगती है तो हमारी थकान नींद के बाद ख़त्म हो जाती है। ये खुदा ताला का सिस्टम है पूरा कि आप दिन भर काम करें, दिमाग भी काम करता है साथ में, उसके बाद में उसको आराम की ज़रूरत है। और ये दिमाग भी पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर चीज़ें ही ग्रास्प कर सकता है, याद रख सकता है, मेमोराइज कर सकता है। आप एट अ टाइम इससे 4 चीज़ें एक साथ करवाना चाहेंगे या ऐसी अननेचुरल चीज़ें करनी चाहेंगे कि आप मराठी भी एक साथ किताब लेकर पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी भी पढ़ रहे हैं, साइंस भी पढ़ रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप सिस्टमैटिकली टाइम टेबल के हिसाब से जाइए। और पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप अपनी इस्तिताअत मालूम करें। जैसे कुछ बच्चे अब जाग रहे हैं कि अब 20 दिन बाकी है, 1 महीना बाकी है, तो जब जागे तब सवेरा वाली बात है। लेकिन अब क्या करें आप कि आखिरी जो मोमेंट है ना, उसको बहुत ज़्यादा प्लान करके उस पर वक्त को दें, वरना ऐसा होगा कि आप बहुत सारी चीज़ें करने चाहेंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि फुटबॉल का मैच चल रहा है, ठीक है, अब आखिर के 6 मिनट बाकी।
एक टीम ने 6 गोल 7 गोल दाग चुके हैं और अब सामने वाली टीम का कोई भी गोल नहीं है। तो अब आपने तारीख में स्पोर्ट्स की, फुटबॉल की स्पोर्ट्स की तारीख में कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि सामने वाली टीम ने हार मान ली हो। जी बिल्कुल, कि चलो अभी 6 मिनट तो बाकी है, अब जाने दो, अब फुटबॉल का गेम हम तो हार चुके हैं उन्होंने 7। तो पहली चीज तो ये कि आपको मैदान में रहना है, आखिरी वो जो 90 मिनट तक के मैदान में रहना है। अभी 30 दिन बाकी है, अभी 20 दिन बाकी है, अभी 1.5 महीना बाकी है। आप अपना हौसला कायम रखिए, वक्त से पहले हौसला पस्त ना हो आपका। हाँ, भले से आपकी स्टडी ना हो, कम हुई हो, 20% हुई हो, 30% हुई, उसकी आप चिंता, उसकी आप परवाह ना करें। पहले तो आप लास्ट तक के आपको मैदान में रहना है, ये बात ध्यान में रखें। दूसरी बात ये कि आपके पास अब जितना वक्त है, देखिए जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा है, क्रिकेट के मैच में अगर वो 20 ओवर का मैच है तो शुरू के 2 ओवर 4 ओवर आपने कम रन बनाए जी, तो झेल लिया जाएगा, वो बर्दाश्त हो जाएगा। जी जी जी। लेकिन अब आखिरी के 2 ओवर अगर बाकी है, हाँ। उसमें भी आप हर एक बॉल को अगर मिस कर रहे हैं तो वो जो पहले 6 बॉल 7 बॉल 12 बॉल आपने मिस की, वो इतने ज्यादा डेंजरस नहीं थे आपके लिए। लेकिन अब एक एक चीज आपके लिए, लम्हा एक एक आपका कीमती है। वेरी ट्रू, बहुत सही बात। तो आप ये समझ कर चलिए कि अब जितना टाइम आपके पास है इसको आप कीमती जानिए और इसमें आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ में आगे बढ़िए। और ये प्लानिंग जो है, इसमें हम लोग कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं। बिल्कुल, हम लोग अक्सर जो है वो, जैसा आपने शुरुआत में कहा कि सारी चीजें एक साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या करें, आप देखिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कहाँ से शुरू करें आप? जैसे अगर कोई स्टूडेंट ये कहे कि अब सर आप मुझे बताइए, अब मैं पढ़ना चाहता हूँ, तक तो कुछ किया नहीं, कहाँ से शुरू करूँ? जी, पहला उनको टिप है, इजी से शुरू करें। हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ तो आसान चीज होती है। बिल्कुल, पर्चे में भी ऐसे ही पर्चा बनाया जाता है कि कुछ आसान चीजें होती हैं, कुछ औसत वाली चीजें होती हैं और कुछ थोड़ा मुश्किल चीजें होती हैं। तो हम लोग लेट स्टार्ट विद द इजियर वन। उर्दू में, इंग्लिश में, मराठी में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में, साइंस में छोटे छोटे सवालात, तस्वीर वाले सवालात जो आपको मतलब इजीली आप इजी से शुरू करें। दूसरी चीज हो सकती है कि आप जो है वो दिलचस्पी वाली चीजों से शुरू करें, जिसमें आपका मन लगे पढ़ाई में। आपको मन लगे, तो आप इस तरह से थोड़ा शुरुआत कीजिए। एक बार आपको बैठकर पढ़ने की, दिलचस्पी वाली चीजें याद करने की आदत बनेगी, उसके बाद चीजें शुरू होंगी। ओके। अच्छा सर, ये भी देखा जाता है कि एंड मोमेंट पे डिफ़िकल्ट टॉपिक जो हम साल भर नहीं सॉल्व करते हैं उसको हम छेड़ देते हैं, एंड मोमेंट पे सोचते हैं कि नहीं इसको हम कर ले जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि डिफ़िकल्ट टॉपिक छेड़ने का वक्त है या नहीं है? जैसे आपने कहा कि इजी ही छेड़े, तो फिर जो डिफ़िकल्ट है वही तो ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं। नहीं, इसमें एक तीसरी चीज़ मैं आपको और बताऊं कि इजी से शुरू करें, हाँ, दिलचस्पी वाली चीज़ें शुरू करें और अहम चीज़ों से शुरू करें। ओके, है ना, हर जगह आपको अहम चीज़ें मुश्किल होंगी ऐसा ज़रूरी नहीं। ओके, अहम चीज़ें भी आसान होती हैं। जैसा मैंने कहा कि पेपर में शुरुआत की तरतीब वाले, आप कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी बोर्ड का अगर आप पेपर पैटर्न देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत आसान वाली भी होती हैं। जैसे मैं साइंस 1 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बताऊं, एक चैप्टर है जिसमें करीब नजरी और बईद नजरी, मतलब शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस जिसको कहा जाता है, उस पर डेफिनेटली क्वेश्चंस आते। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान और बहुत दिलचस्प टॉपिक है। क्या आदमी को दूर का क्यों नजर आता है, नजदीक का कब नजर नहीं आता है, या इसका उल्टा। ऐसे कुछ चीजें जो बहुत श्योर शॉर्ट है, उनसे आप स्टार्ट करेंगे तो आपका मन भी लगेगा। और एक चीज और है कि जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे ना जी, जैसे जैसे चीजें आप ग्रास्प करते जाएंगे ना, तो थोड़ा अपने आप को शाबाशी भी दे। बिल्कुल, क्योंकि अब तक आप कुछ नहीं पढ़ रहे थे, चलिए आपका एक एक्सरसाइज हो गया, एक चैप्टर हो गया, आपको तस्वीर बनाने आ गई, तो आपको तसल्ली देने आना चाहिए। बिल्कुल, कल तक तो मुझे कुछ नहीं आता था, एटलीस्ट अब 10% तो आ गया। आपको खुद को अप्रिशिएट करना है, अप्रिशिएट करना, रिवॉर्ड जिसको बोलते हैं, रिवॉर्ड योरसेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए आईने के सामने आदमी क्यों खड़ा रहना पसंद करता है? वो अपने आप को सचता संवरता देखकर उसको अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ही आपने टेक्स्ट बुक देखा कि आप 10 चैप्टर में से 1 चैप्टर 2 चैप्टर आपको आता है, तो वो 2 चैप्टर जो आता है ना, उसको देख के अपने आप को अप्रिशिएट करें। 8 बाकी हम लोग डिस्कशन उस पर करते, तो एक डिस्कशन इस पर भी होना चाहिए कि ओके आई हैव डन 2 चैप्टर्स एटलीस्ट। तो ये थोड़ा सा टेक्निक को बदलना पड़ेगा। ये उन बच्चों के लिए जो अभी शुरुआत करने वाले हैं। और आई थिंक जो सवाल मैं अब पूछने जा रहा हूँ वो हर घर की प्रॉब्लम है, हर सोसाइटी की प्रॉब्लम है, मैं ये कह सकता हूँ।
सर, ये सवाल ऐसा है कि एग्ज़ाम के वक्त कुछ वालिदैन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिव जिसे कहा जाए, क्योंकि साल भर तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिए थे, लेकिन अब वो बहुत एक्टिव हैं और अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं। इस पर आपका क्या कहना है कि एग्ज़ाम के दौरान माँ बाप का या वालिदैन का कैसा रोल होना चाहिए, किस तरह से, क्या बच्चों को प्रेशर देना चाहिए इस वक्त? बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत क्या कहेंगे हम सुलगता हुआ टॉपिक है जी। और अभी हम लोग जो माशरे में रह रहे हैं इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चे रिलैक्स हैं और पेरेंट्स और टीचर टेंस हैं। जी, परेशान। टीचर्स ये सोच रहे हैं कि हमारे स्कूल का रिजल्ट कैसे आएगा, अच्छा आएगा, खराब आएगा, और पेरेंट्स भी नाक का मसला बनाते हैं हर एक। बिल्कुल बिल्कुल। कि भाई मेरे घर में 10वीं में है बच्चा, मेरे घर में 12वीं में है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, कम आएगा तो रिश्तेदारों को क्या जवाब देंगे। बच्चे का टेंशन कम, समाज, सोसाइटी और समाज का जो प्रेशर है ना, वो बहुत ज़्यादा है। और ये बहुत कहेंगे हम कि गलत सिस्टम और ट्रेडिशन है हमारा कि हम लोग जो है वो किसी बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं तो उसको इतना सेलिब्रेट करते हैं कि बेचारा जिस बच्चे का मार्क्स कम आता है वो थोड़ा डीमोरलाइज हो जाता है। देखिए, आपने मेरिट लिस्ट का सिस्टम खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने। अब कोई मेरिट वेरिट नंबर नहीं आता। रैंकिंग का सिस्टम गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया, कौन फर्स्ट आता सेकंड आता ये खत्म कर दिया है सिस्टम। तो आपको नॉर्मल और नेचुरल आपको जो है वो बच्चे के साथ में आइंदा 1 महीना रहना है। पहली बात तो हमारे कई पेरेंट्स जो बहुत ज़्यादा एक अपने बच्चे की परवाह कर रहे हैं, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि वो परवाह करें, फिक्र करें, ये बहुत अच्छी बात है। आप कैसे हम कहेंगे कि बेदार वालिदैन हैं, इसका सबूत आप कैसे दें? आप बार बार बच्चे को टोके ना कि कितना पढ़ा, कब पढ़ा, कितना आप करने वाले हैं, क्या दूसरे को देखो कितना पढ़ा। हाँ, दूसरे को कंपैरिजन वाला जो पार्ट है ना, उसको छोड़कर हमको ये कि उनके साथ में थोड़ा वक्त बिताना पड़ेगा। ओके। जैसे आपका बेटा पढ़ाई कर रहा है तो आप थोड़ा सा टिप्स दें उनको कि भाई आप ये कीजिए, ये बुक रेफर कर सकते हैं, अच्छा ये साइंस पढ़ रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, ये वाली गाइड या ये वाले नोट्स को। लेकिन बार बार उनको टोक कर हम उनका टेंशन को बढ़ाते। आप उनके साथ में रहे। आप अगर आप देख रहे हैं कि बच्चा जो है वो बहुत अच्छा 1-1.5 घंटे से कुछ कर लिया तो आप उसके सर पर हाथ रख दे, बिल्कुल, उसको दुआएं दे दे, उसके लिए चाय का कप ला कर दे दे कि देख बेटा आप 1.5 घंटे तक उठे नहीं। इमोशनल अटैचमेंट शो करना ज़्यादा जी। तो इस तरह का जो पॉजिटिव हम लोग उनको बातें कहेंगे और उनके साथ में रहेंगे। और एक वक्त आप मुकर्रर कीजिए कि जब आप सवाल जवाब करेंगे। आप हर बार अगर सवाल जवाब करेंगे तो ये पॉजिटिविटी की तरफ जाने के बजाय नेगेटिव की तरफ बच्चा चला जाएगा। वो उसको फिर वो टाइम याद आएगा कि अब अब्बू आ गए हैं, अब अम्मी आ गए, अब मुझसे सवाल करने वाले हैं, तो वो बनाना शुरू करेगा कि मैं जवाब क्या दूं। तो पहली चीज़ ये कि वालिदैन ये करे कि बच्चों का साथ दे। दूसरी चीज़ ये कि अगर बच्चों को जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो चीज़ें अभी उनको चाहिए, जैसे कुछ पेपर्स की जेरोक्स की ज़रूरत है, फोटो कॉपीज़ की ज़रूरत है, कुछ 21 टाइप की जो चीज़ें आती हैं जिसमें सॉल्ट पेपर्स वगैरह होते हैं, नमूने पर्चे वाली चीज़ें होती हैं, तो स्टडी मटेरियल में से अगर कोई चीज़ आप बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं वो आप दीजिए। तीसरी चीज़ ये कि जिन बच्चों से बच्चे थोड़ा दोस्त जिनके हैं आपके बच्चे के, उनके साथ में एक छोटा मोटा गैदरिंग कीजिए घर में। अच्छा, ओके। ताकि आप सारे बच्चों से बात कर सकें, सिर्फ अपने बच्चे से नहीं कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। सारे बच्चों के साथ में बात करने में ये आएगा कि थोड़ा बहुत टेंशन सबका रिलीज हो जाएगा कि भाई इसने इतना पढ़ा है, इसने इतना पढ़ा है। और पढ़ाई के अलावा थोड़ा सा अगर उनको और पॉजिटिव इन्फोर्समेंट देना है आपको तो थोड़ा करियर के बारे में बात कीजिए। ओके। कि 10वीं का एग्जाम तो अभी खत्म हो जाने वाला है, आगे आपने कुछ सोचा है क्या? ताकि बच्चों जब सीए कोई करने के बारे में सोच रहा है, जब कोई बच्चा पायलट बनने के बारे में सोच रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली अपने एग्जाम को पॉजिटिव लेगा। बिल्कुल। मैं अपने मतलब स्टूडेंट्स के साथ में बात करता हूँ कि कॉलेज लाइफ आपकी कैसे होगी, सोचिए आप। अभी एग्जाम हो जाएगा, आज नहीं तो कल होने ही वाला है, मार्क्स इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे। लेकिन कॉलेज, यूनिवर्सिटी आप देखिए, बॉम्बे के टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, दिल्ली के टॉप कॉलेजेस कौन से, कहाँ पर जाना है, कहाँ पर आप जाएंगे, आप किस तरह से आपका एंट्रेंस वहाँ पे एंट्री होगी, किस तरह की ड्रेस आप पहन कर जाएंगे, तो उनको थोड़ा शौक पैदा होता है जी। तो थोड़ा इस तरह के पॉजिटिव माहौल में उनको बैठना जरूरी है। या अब घर का माहौल भी ऐसा बनाना चाहिए हमें जी। ओके। अच्छा, इस दौरान एक चीज़ और देखा जाता है, जो बच्चे की कंप्लेन आती है कि पढ़ाई में मन तो नहीं लग रहा है, और अगर मन लग रहा है तो किसी को भूख नहीं लग रही है। तो डाइट को लेकर, खाने पीने को लेकर कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाने पीने लगते हैं। इस सिलसिले से क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, जब ये जो टेंशन किसी को भी आएगा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं खाते हैं, ऐसा होता है। ये जो तनाव और टेंशन वाली जो बात है ना, ये साइकोलॉजिकली हमारे पूरी बॉडी क्लॉक को डिस्टर्ब करती है। किसी बच्चे को जो है वो मतली आने लगेगी, पेट दुखेगा, किसी को पसीना आने लगेगा, किसी को बुखार भी आ जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, वो टेंशन की वजह से ही होता है। तो ये सारी चीज़ें झेलना, यानी ये तनाव में पॉजिटिव रहना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बर्दाश्त करना, ये जिसको आ गया ना ट्रेनिंग, हाँ। तो वही सक्सेसफुल होता है। एक रिसर्च ये बताती है कि 2 बंदे हैं जो फिजिकली फिट है, ट्रेनिंग भी उनको बेस्ट मिली है, लेकिन एक जीत रहा है और एक हार रहा है। तो वजह क्या मालूम पड़ी जी? वजह ये मालूम पड़ी कि ये टेंशन को, तनाव वाले माहौल को बर्दाश्त करने की कुव्वत इसके अंदर ज्यादा है। काबिलियत ज्यादा है। काबिलियत उसके अंदर ये है कि वो इस तनाव वाले माहौल में किस तरह से चुस्त और फुर्तीला है। और उस तनाव, देखिए धोनी के बारे में क्या समझा जाता है, उनके बारे में यही कहा जाता है कि ये कैप्टन काम कैप्टन है, मतलब कैसे भी हालात हो डील करना जानता है। तो जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, बिजनेस में भी प्रॉब्लम होते हैं और पॉलिटिक्स में भी प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइफ में हर जगह प्रॉब्लम्स होते हैं, बट दे नो हाउ टू डील इट। डील करने अगर आपको आ गया, और ये आपको अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को समझाना पड़ेगा। जैसे आप पढ़ाई के लिए बैठे, आपका सोशल मीडिया पे एक मैसेज आ गया, इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आ गया, तो अब आपको अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को ये कुछ डायरेक्शन देना होगा कि नहीं, आपने तय किया है कि आपको अभी उठना नहीं है। तो ये जो सेल्फ सजेशन जिसको बोलते हैं ना, कि आपने टाइम तय करना है कि नहीं, मैं 2 बजे तक तो मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा। और इस बारे में थोड़ा सा और एक मैं बात बताऊं, हमारे बच्चे खाने के बारे में बता रहा हूं आपको मैं, लेकिन उससे पहले ये बताता चलूं कि अक्सर बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर हम मोबाइल को नहीं छोड़ पा रहे, सोशल मीडिया में इतना हम लोग मगन है कि वीडियो देखने के तो बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग आदी हो चुके हैं ऑनलाइन के सिस्टम में। लेकिन अब ये है कि कैसे आप इससे बचें, तो उसके लिए आपकी सेटिंग में जाकर आपको डिजिटल वेल बीइंग नाम का एक सेट आपको मिलेगा सेटिंग में। अच्छा, वहां पर आपको स्क्रीन टाइम आपको मिलेगा। हाँ। कि आपने दिन भर 27 जनवरी 26 जनवरी को आपने व्हाट्सएप पे कितना वक्त गुजारा, सोशल मीडिया पे आपने फेसबुक पे कितना वक्त गुजारा, कितना टाइम आपने पढ़ाई के लिए यूट्यूब के लिए दिया, वो सारा एनालिसिस करके आपको खुद बताएगा। तो आप उसमें उसको देखकर थोड़ा अपना सजेशन अपने आप को जज कर सकते हैं कि और क्या करना है। सर बहुत कम वक्त है, मैं चाहता हूँ कि एक दो सवाल और हो जाए। जब एग्ज़ाम का दौर आता है तो आफ्टर एग्ज़ाम जो पोस्टमार्टम होता है वो ये होता है कि मेरा प्रीवियस पेपर जो था, प्रेडिक्शन चालू होता है कि इतने मार्क्स का मैंने किया था और या ये पेपर सही था, ये गलत है। इस पे डिस्कशन करना चाहे फ्रेंड के साथ या घर में पूछना, ये कैसा है? मतलब नहीं, देखिए आप बोर्ड एग्जाम के बाद की बात कर रहे हैं। हाँ। या नहीं, जब एग्जाम के दौरान ही बात कर रहे हैं कि पहला पेपर कैसा गया, दूसरा कैसा जाएगा। तो अभी देखिए, जो मैंने बात कही कि प्लानिंग करना जो है ना, जो आपके पास अगर 20 दिन 30 दिन बचे हैं, तो 30 दिन में क्या कर सकते हैं उस पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि 90 दिन आपने जाय कर दी। आमतौर पे जो आप बात कर रहे हैं कि हम लोग आमतौर पे डिस्कशन यही करते हैं कि मैंने वो मिस कर दिया, मैं वो लेक्चर अटेंड करता तो अच्छा रहता, सर के साथ में ज्यादा टाइम दिया होता तो ट्यूशन गया होता तो अच्छा रहता। वो सब बात करने का, डिस्कशन करने का अभी वक्त नहीं है। 30 दिन जो आपके पास बचे उस पर फोकस कीजिए। जैसे एक मुफक्किर का कॉल है, उन्होंने ये कहा कि उनके किसी ने कहा कि अगर आपको ये पता चले कि आपकी जिंदगी में 4 घंटे बाकी हैं, तो आप उस 4 घंटे को कैसे गुजारेंगे जी? तो उन्होंने कहा कि मैं मनसूबाबंदी करने में 2 घंटे सर्व करूंगा कि आगे के 2 घंटे कैसे गुजारूं। तो ये जो आगे का भी 30 दिन बाकी है, 25 दिन बाकी है, उसमें मनसूबाबंद तरीके से आप काम करें, पिछली बातों को आप दोहराए ना, ताकि आप अच्छे रिजल्ट्स आप हासिल कर सकें। और खाने की जो बात थी वो रह गई थी कि आप जो है वो तेल वाली चीज़ें, मसालेदार चीज़ें और आलू और इस तरह के ब्रेड वाली यानी फास्ट फूड वाली चीज़ों को आप अवॉइड करें, पानी पूरी बाहर की चीज़ें अवॉइड करें। एसिडिटी या इस तरह के कुछ इश्यूज हो सकते हैं। 1 महीना घर का सीधा सादा मतलब नॉर्मल जो खाना है उसको आप खाइए। थोड़ी कुछ अच्छी चीज़ें जो है वो ख़ास तौर पे भाजी तरकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं, फल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपका बॉडी का जो लेवल है हर चीज़ आपके बॉडी में जाए और आप इत्मीनान से जो है वो एग्ज़ाम दे सकें।
ओके, पढ़ाई लिखाई से एक और सवाल मैं करना चाहता हूँ, वो ये है कि ज़्यादातर लोग जो है रात में पढ़ाई करना पसंद करते हैं, तो रात में ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, तो क्या इसका भी कुछ असर होता है? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट हम अपने हिसाब से बनाते हैं, अपनी सलाहियत और अपनी काबिलियत को देखते हुए कि हम क्या कर सकते हैं, या अपनी सेफ्टी को देखते हुए, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से टाइम टेबल हमको मेंटेन करना चाहिए? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है, बहुत सारे पेरेंट्स मतलब शिकायत करते हैं कि मेरा बेटा रात में पढ़ता है, मेरी बच्ची एकदम अर्ली मॉर्निंग पढ़ती है, मेरा बच्चा आफ्टर असर पढ़ता है। तो ये जो हर बच्चे का अपने पढ़ने का एक तरीका होता है, टाइम टेबल होता है, इस पर ज़्यादा डिस्कशन अब करना मुश्किल है। क्योंकि साल की शुरुआत में या 4 साल पहले आपने अगर ये आदतों पर बात की होती तो ठीक था कि आप कब आपका बच्चा पढ़ रहा है, आखिरी मोमेंट पे आप उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, हर स्टूडेंट का, हर बच्चे का, हर फर्द का ग्रास्पिंग टाइम होता है, एक हम लोग उसको बोलते हैं कि पीक कंसंट्रेशन टाइम। किसी बच्चे को 2 घंटा अर्ली मॉर्निंग फजर से पहले इतना ज्यादा वो ग्रास्पिंग पावर में होता है कि वो उस वक्त बहुत ज्यादा चीजें याद कर लेता है। हाँ, किसी को जो भी पढ़ाओ फौरन आ जाता है, फौरन याद आता है। किसी को फजर बाद ये मामला होता है, किसी का असर बाद होता है, किसी को रात में होता है, और आमतौर पे शहरों की जिंदगी में रात में ही थोड़ा सुकून और इत्मीनान रहता है, इसलिए बच्चे रात में टेंशन की बात नहीं है इस ये पर। टेंशन की बात नहीं है, लेकिन एग्जाम के दौरान अगर रात भर पढ़ाई कर रहे और सुबह में नहीं, एग्जाम के दौरान तो आपको 6 घंटा 7 घंटा सोना बहुत जरूरी है। अगर आपका कल 11 बजे का 10 बजे का पेपर है तो आपको रात में, उससे पहले वाली रात में 6 घंटा सोना जरूरी है, वरना एग्जाम में क्या होगा मालूम है, पर्चा देखकर आप सब भूल जाएंगे अगर आपकी नींद पूरी, अगर नींद पूरी नहीं हुई है, आपको पसीना छूटेगा, आप तकलीफ में आ जाएंगे। लिहाजा एग्जाम के दौरान आप जो है वो भरपूर नींद लीजिए, साल भर जो पढ़ा है इंशाल्लाह उसी में से कुछ चीजें आएंगी। ओके, एक लास्ट सवाल करना चाहूँगा, ग्रुप स्टडी और ग्रुप डिस्कशन की बात अगर हम करें तो लास्ट मोमेंट पे बच्चे लोग माँ बाप को बता के जाते हैं कि नहीं ग्रुप में हम लोग पढ़ाई करेंगे, वहाँ जाके कभी कभी टाइम भी पास काफ़ी हो जाता है। इस सिलसिले से क्या कहना चाहेंगे, ग्रुप स्टडी ठीक है, मतलब कैसे करना है या करना नहीं है, नहीं करना भी चाहिए? देखिए, हर एक बच्चे का अपना लर्निंग पैटर्न होता है। कोई बच्चा सुन के सीखता है, कोई बच्चा रीड करके सीखता है, कुछ बच्चे प्रैक्टिस करके सीखते हैं, कुछ बच्चे म्यूजिक लगा के सीखते हैं, कुछ बच्चे लाइट वाइट, मतलब बहुत ज़्यादा डीम डाम, बहुत ज़्यादा आवाज़ होगी तो ही वो पढ़ते हैं, और कोई बिल्कुल एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, कोई पिन ड्रॉप साइलेंस वाला बच्चा होता है। तो आप अपने बच्चों के अपने मिजाज को जानते हैं। ग्रुप डिस्कशन या जो दोस्तों के साथ में पढ़ाई का जो सिस्टम है, ये अचानक अगर अभी शुरू हो रहा है तो इसको मत अभी शुरू कीजिए। इसको आदत बचपन से डालिए, या अगर आपका बच्चा इस तरह से पढ़ रहा है पढ़ने तो ठीक ठाक बात है। और दूसरी बात, डिस्कशन में क्या हो रहा है आपको मालूम होना चाहिए कि आपका बच्चा जा रहा कहाँ है, किस बात पर डिस्कशन हो रहा है, किसके घर पे पढ़ाई हो रही है और क्या डिस्कशन होने वाला है, थोड़ा सा आप पूछगिछ कर ले तो इंशाल्लाह मसले का हल निकल सकता है। सर बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हम लोगों ने काफ़ी कोशिश किया कि हमारे जो एग्ज़ाम है आने वाला उसको और बेहतर बनाया जाए, तो सर हम व्यूवर्स की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो बातें, जो टिप्स आपने बताई है उस पर हम सब लोग अमल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। जी बहुत शुक्रिया। तो जी हाँ नाज़रीन, अभी भी हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। अगर कोई सवाल है आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, किसी तरह की हेल्प आपको चाहिए तो आप पूछ सकते हैं कि इसको अगर करना है तो क्या करना है, कैसे किया जा सकता है, कैसे पढ़ाई की जा सकती है। हम लोग मौजूद हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक सवाल का जवाब पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। आप भेज सकते हैं अपने सवाल 9619667578 पर, साथ ही ईमेल भी कर सकते हैं winislam@gmail.com। उन तमाम बच्चों को कहना चाहूँगा जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कि हमारे चैनल विन के व्यूवर्स की तरफ से आप सभी के लिए ढेर सारी दुआएँ हैं और मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई कीजिए, इंशाल्लाह मार्क्स ज़रूर अच्छा आएगा और ज़िंदगी में कामयाबी भी मिलेगी। देखते रहिए चैनल विन। बहुत बहुत शुक्रिया।